राजा अबू बकर साहब तिलावत कुरान पाक के लिए तशरीफ़ लाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़अरग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देती हूँ हज़ैफ़ा अशरफ साहब एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर को कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है। ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मुझे मिल गई दो आलम की शाही, मुझे मिल गई दो आलम की शाही। मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े
महशर मेरे पास कुछ भी ना था, रोज़ महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही। मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें, मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी नात पढ़ी है। अब मैं एक शेर से थोड़ी सी चेंज करती हूँ अपनी कंपेयरिंग का, ज़रा कि आपको थोड़ा चेंज भी मिले। एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। मुझे कुन से कर तो करीब तर, मुझे अपनी दर की गदाई दे, मुझे इस जहाँ से गर्ज़ नहीं, मुझे उस जहाँ की रसाई दे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। और जिस तरह ये लाइब्रेरी का कमेटी ऑर्गेनाइज़ करवा रही है लेक्चर, और आपको पता है लाइब्रेरी जो है वो एजुकेशन के बगैर बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट लाइब्रेरी एजुकेशन के साथ ही होती है। इसलिए मैं अब अपने नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं उनको दावत देती हूँ। वो है चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी लाहौर बार एसोसिएशन के राना मोहम्मद अमजद अली ख़ान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस लाइब्रेरी कमेटी को, इन लेक्चर्स को आप तक ऑनलाइन करवाने में उनकी जितनी एफ़र्ट्स और शामिल हैं वो सब आपके सामने हैं। और इस साल लाइब्रेरी कमेटी और लीगल एजुकेशन ने जो आप लोगों के लिए ये कंडक्ट लेक्चर्स कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए एक चेंज का मुँह बोलता सबूत है। तो मैं दावत देती हूँ राना मोहम्मद अमजद अली ख़ान साहब को कि वो स्टेज पे आए और आपको अपनी एफ़र्ट्स बताएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, बहनों और भाइयों। और सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा जो हमारे इस वक्त लाइब्रेरी में स्टडी भी साथ साथ दोस्त कर रहे हैं, भाई बहनें कर रहे हैं। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम ये प्रोग्राम जो है कंडक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि स्टडी कर रहे हैं तो हम दिल से हाथ जोड़ के माज़रत चाहते हैं तो हम दोस्तों के साथ जो है अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। और जैसे कि मैडम ने बताया लीगल एजुकेशन कमेटी के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह एशिया की सबसे बड़ी बार है लाहौर बार एसोसिएशन, और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के इस तरीके से कंटिन्यूली जो है लाहौर बार एसोसिएशन में ये लेक्चर सीरीज जो है वो चल रही है। लेक्चर भी हो रहे हैं, कोर्सेज़ भी हो चुके हैं, और इस कैबिनेट को, मौजूदा कैबिनेट को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये सारा का काम जो है वो किया। आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो लेक्चर जो है वो लीगल एथिक्स के ऊपर है, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर है। और
हमारे लिए तो पूरी एक बुक मौजूद है जहाँ पे एडवोकेट्स के लिए, वकला के लिए वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहुत अरसा तक तो मैंने भी वो नहीं पढ़ी थी कि हमने क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, वकील के साथ कैसे, कोर्ट के साथ, पब्लिक के साथ कैसे डील करना है। तो पूरा लॉ मौजूद है, हमें बताया गया है, लेकिन हमें इन चीज़ों का बहुत सारे दोस्तों को पता है, कुछ को नहीं पता या बाद में पता चलता है। मुझे इत्तेफाक हुआ एक दफ़ा जेल जाने का। मुल्तान में मैं जेल में रहा 18 महीने, नैब की कस्टडी में केस था। तो वो कहते हैं नज़र बदलेगी, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलेगी, सितारे बदल जाएंगे। और वहाँ पे 18 महीने मैंने कैदियों के दरमियान गुजारे, हथकड़ियों के साथ हम कोर्ट्स के सामने पेश होते रहे वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो मौजूद थी, लेकिन एक चीज़ ये भी मौजूद थी कि हमारे जो यूनिफॉर्म वाले, ब्लैक कोट वाले यानी हम लोग हैं, इनका कंडक्ट जो है वो बहुत सारों का मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक नहीं है। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके इदारे की तरफ से एक आया कि कुछ टॉपिक्स दे के बताएं कि ये कैसे होता है। तो वकील बताएं या जो कंसर्न स्टेक होल्डर है वो बताएं। उसमें एक टॉपिक था कि वाई ओवर क्राउडिंग इन जेल्स, कि जेल में ओवर क्राउडिंग क्यों है। तो उसमें मैंने जेल में बैठ के हाथ से 40 पेज लिखे और मैंने वहाँ पे ईमेल किए, और उसमें 4 स्टेक होल्डर जो है बन रहे हैं। उसमें पुलिस शामिल है, उसमें इन्वेस्टिगेशन वाले भी हैं, और उसमें ऑपरेशन वाले भी हैं, उसमें हम वकला वाले हैं, वकील सफाई भी हैं, और जो है वो इस्तेगासा वाले भी हैं। उसमें कोर्ट्स का भी रोल है, जुडिशरी का भी उसके अंदर रोल मौजूद है ओवर क्राउडिंग की वजह। और उसके बाद जो है जिसका हमें नहीं पता कि जो जेल के लोग हैं, जो जेलर है, प्रिजन है, जो वहाँ के मुलाजमीन हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है कि जेलों में जो ओवर क्राउडिंग हो रही है, जुराइम जो बढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो, मैंने जब वकला को स्टडी किया, बिलीव यू मी कि सीनियर एडवोकेट है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको 5 लाख रुपए फ़ीस दी। मेरी पेशियों में पेश नहीं होते रहे, वो नाम नहीं लेना चाहता। तो उस वजह से हमारे पास, मैं ये भी गुजारिश करूं कि मैं ट्रेनिंग से रहा हूं 10-12 साल से, मुख्तलिफ़ इदारों में, प्राइवेट इदारों में मैंने ट्रेनिंग्स की। और मैंने यहाँ पे आके देखा, वहाँ पे भी मैंने सोचा कि हमारे जो वकला की कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ना लीगल ट्रेनिंग है, और ना जो है वो अदरवाइज़ की ट्रेनिंग मौजूद है। थोड़े थोड़े से लेक्चर हो गए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, बस जी ठीक है। भाई जब भी एक वकील जो है LLB करके बार का मेंबर बनता है तो उसके पास क्या होता है, खुश फहमी होती है बस कि मैं वकील बन गया हूँ, काला कोट पहन लिया। बाद में वो मिस यूज़ होता है, उसको पता ही नहीं मैंने आगे जाकर करना क्या है। ये हम सब इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। भाई जैसे ही हमारा भाई या हमारी बहन हमारे प्रोफेशन में दाखिल होते हैं तो हमें तो उनको हाथों हाथ लेना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए कि आपका ये ट्रैक है, प्रोफेशनल वकील बनने के लिए आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बहरहाल हमने इस कैबिनेट ने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर दोस्त मिलते गए, कारवां बनता गया। पहले लेक्चर में थोड़े दोस्त थे, उसके बाद आस्ता आस्ता ये जो है वो चीज़ लोग जो है हम बढ़ते चले गए। अब यूट्यूब पे भी हमारे लेक्चर्स ये मौजूद होते हैं, प्रोफेसर साहब का आईडी है, वहाँ पे आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है ब्लैक कोट या राना अमजद अली ऑफिशियल, वहाँ पे ये लेक्चर जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो हम वहाँ पे इनको जो है वो देख सकते हैं। हम लाहौर बार का कर रहे हैं, पता नहीं 2-3 मैसेज मुझे आए थे कि लाहौर से बाहर के लोगों के कि हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पता नहीं मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो वो भी कहते हैं, मैंने कहा ये तो लाहौर बार ने काम कर लिया है, आप कंसर्न्ड बार से ये रिक्वेस्ट करें
या ऊपर पंजाब बार से ये रिक्वेस्ट करें कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रेनिंग सेमिनार जो है वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट हों। तो उम्मीद है, बारिश का पहला कतरा लाहौर बार है, तो इब्तदाई इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में नेक्स्ट कैबिनेट इससे भी बेहतर अंदाज में जो है वो ट्रेनिंग को लेके चलेगी, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। तो हमें प्रोफेशनल बनना चाहिए, एक वकील को प्रोफेशनल होना चाहिए, और इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो हमारा आज का लेक्चर है। और हमारे जो लेक्चरर हैं, हमारे सीनियर हैं साहबजादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी साहब, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, इनकी बेशुमार जजमेंट्स मौजूद हैं। और जो लाहौर ITO कोर्ट की हमारी लीगल ह्यूमन राइट्स कमेटी उसके चेयरमैन भी हैं। और मैं ये गुजारिश करूं कि इन्होंने जनाब ने LLM भी किया हुआ है, MPhil भी हैं जनाब, LLB तो किया हुआ है, ज़ाहिर वकील हैं, MBA फाइनेंस, MS इकनॉमिक्स, MS एजुकेशन और डिप्लोमा इन इस्लामिक लॉ। इसके अलावा ये मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर सर जो है वो बाकायदा जो है वो अपना प्रोग्राम लीगल जो है वो करते रहे, लीगल राय, ओपिनियन, सजेशंस देते रहे हैं। और हज़ारों की तादाद में YouTube के ऊपर सर के जो इनका अपना जो चैनल है वहाँ पे इनके लेक्चर्स मौजूद हैं। और अगर हम न्यूज़पेपर की बात की जाए तो बेशुमार जो है कॉलम जो है वो सर ने वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमारी खुशकिस्मती क्या सर हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें जो है वो लेक्चर डिलीवर करेंगे। और मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं ये बताने में बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे लेक्चरर आ रहे हैं, प्रेजेंटर आ रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, वो बाहर से और हमसे एक सिंगल पैनी भी चार्ज नहीं कर रहे। वो अपनी जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए बस फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ गॉड, और इसके लिए जो वो आ रहे हैं। और हम भी कैबिनेट मेंबर जो हमारे दोस्त भी हैं, ख़ास तौर पे हम फ्रंट में हैं जनाब प्रोफेसर अतीक अहमद खान साहब, बहुत बड़ा रोल है इनका इन सारे मामलात के अंदर। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए। ठीक है, इन्होंने ये काम किया है। और मैं जो है बिला ताख़ीर दावत दूंगा साहबजादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी साहब को, चूँकि हमारे सीनियर हैं, तो मैं चाहूँगा तमाम दोस्त जो है वो वेलकम करें क्लैपिंग के साथ जो है आसमी साहब का। और हमें जो है वो लीगल एथिक्स के ऊपर जो बताएं कि हम किस रास्ते पे चलें तो हम बेहतर अंदाज में जो है वो प्रोफेशनल वकील बन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या ख़बर थी कि चला आएगा इलाहाद भी साथ। मेरा सर्जन रगे मिल्लत से लहू लेता है। एथिक्स सिर्फ वकला के लिए नहीं है, जजेस के लिए भी हैं। और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये सिर्फ हमारे वकला के लिए नहीं है, बल्कि जो जजेस बैठे हुए हैं और जिस तरीके से वो इस निज़ाम अदल को चला रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में ये मटेरियल पेश कर रहा हूँ। कुछ आर्टिकल्स हैं इसमें कंपाइल मैंने किए, क्योंकि लीगल एथिक्स जो है ये ऐसा टॉपिक है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जो यंग लॉयर्स हैं वो तो भी इसका एग्ज़ाम देकर आए होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये लीगल एथिक्स वाला काम जो है असल में हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। मैंने इसमें 2-3 आर्टिकल आपकी खिदमत के लिए कंपाइल किए हैं। इसकी आपको कॉपीज़ मेरा बेटा दे रहा है हुज़ैफ़ा। दर हकीकत जो इस निज़ाम अदल के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें साइल, वकला और जजेस, आप ज़रा ये देख लें कि इसमें बेचारा वकील सैंडविच बना होता है। जजेस उसे तारीख पे तारीख दे रहे होते हैं, क्लाइंट उससे पूछ रहा होता है कि आज क्या बना, फैसला क्यों नहीं हुआ, और वो बेचारा जो वकील होता है वो
उसे बताता है कि जी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साइल ने क्योंकि फ़ीस दी होती है और फिर उसको इस निज़ाम अदल पर इतबार भी नहीं है, मैं मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेटस को अगर जब तक हम नहीं तोड़ेंगे हमारा निज़ाम अदल ठीक नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज्जतुल विदा का आपने खुतबा दिया, उससे बड़ी हमारी जो ट्रेनिंग के लिए चीज़ें और क्या हो सकती हैं। आपने खोल खोल कर सब कुछ उसमें बता दिया था। इसलिए क्योंकि वकला जो हैं वो चंद माफियाज की वजह से बदनाम होते हैं। चंद माफियाज जो हैं वो अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए वकला के सर पर सवार होकर अपने मफादात तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन बेचारा नौजवान वकील जो मेहनत करने के बाद अपने वालिदैन की उम्मीदों का सहारा होता है, जब वो कॉलेज से निकलता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है तो हीरो होता है। जब वो यहाँ पर आकर हालात व वाक़यात देखता है तो वो अपने आप को ज़ीरो महसूस क्यों करता है? इसका जवाब हम सीनियर्स को देना चाहिए कि हम उनकी क्या उस तरह सरपरस्ती कर रहे हैं। लीगल एथिक्स की तो हम बात करते हैं, कैनन ऑफ जस्टिस, कैनन ऑफ लीगल एथिक्स की तो बात करते हैं। किताबी बातें किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं। आप देख लें इस लाइब्रेरी में कितनी किताबें पड़ी हुई हैं, माशाल्लाह हज़ारों किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन एक किताब कुरान मजीद जो है अगर हम उस पे अमल कर लेंगे तो फिर हमारे लिए किसी और किताब पर जो है वो तकिया करना बाकी नहीं रहेगा। एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कितने लोग हैं हम में से जो अपनी बेटियों को, बहनों को वो रिस्पेक्ट देते हैं जो हम अपने बेटों को देते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को विरासत में से हिस्सा देते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को भी उन्हीं स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ाते हैं जिन स्कूलों कॉलेजेस में अपने बेटों को पढ़ाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहज़ादों से चली, और हमारा ये मजाज कि हम जो है इतने बखील साबित हुए हैं कि हम अपनी ही बेटियों को, अपनी ही बहनों को वो रिस्पेक्ट नहीं देते। सूरह निसा में खोल खोल कर अल्लाह पाक ने बता दिया कि ये खातून का हिस्सा है, ये मर्द का हिस्सा है, लेकिन हमारा अमल जो है वो हमारे अफ़ाल जो हैं और हमारे अक़वाल आपस में नहीं मिलते। तो हमारे लिए लीगल एथिक्स से ज़्यादा ये एथिक्स ज़रूरी है कि हम बीइंग ए मुसलमान के अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। जब हमने अपनी बीइंग ए मुसलमान ज़िम्मेदारियाँ निभानी शुरू कर दी तो यकीन जानिएगा कि सारी एथिक्स ही हमारे अंदर आ जाएंगी। कोई ज़रूरत नहीं है हमें उस तरह की एथिक्स पढ़ने की जो सिर्फ किताबों में हवा हो जाए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम हमें दिया अल्लाह पाक के कुरान की सूरत में, अपनी सुन्नत की सूरत में, वो सब कुछ हमारे लिए हमेशा के लिए जो है वो हमेशा के लिए हमारे लिए जो है मशले राह है। लेकिन सर प्लीज़ मेरा असल में टेम्पो तोड़ दिया इन्होंने। आई एम सॉरी सर, आप ज़रा बोले हैं, मेरा टेम्पो लूज़ हो गया। नहीं मैं मोबाइल नहीं, वैसे बातें कर रहे थे। हमने मॉडरेट बनना है, तो क्या मॉडरेट सिर्फ वकील ने बनना है, जज ने मॉडरेट नहीं बनना? आप जाकर सिविल कोर्ट्स में देख लें, छोटी कोर्ट्स में देख लें, मताहत अदलिया में देख लें कि सुबह सुबह हाज़िरी लगती है, जजेस तशरीफ़ लाते हैं, 2 घंटे के बाद पता चलता है वो सीनियर साहब के पास चले गए हैं। वही बात जो ब्यूरोक्रेसी में थी कि साहब मीटिंग में हैं, वो हमें यहाँ देखने में मिलती है या नहीं मिलती? मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि लीगल एथिक्स जो अगर हमारे लिए हैं
और पाकिस्तान बार काउंसिल का जो कॉन्डक्ट है, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट जो है वो हमारे लिए है। तो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस लीगल सिस्टम के, जजेस, वकला और जो साइलिन हैं, क्या उन्होंने इसका जो है वो ख्याल नहीं रखना? साइल को तो छोड़ दें, वो तो बेचारा ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद तो दीवाना होता है, उसे तो हर हाल में अपना रिजल्ट जो है वो चाहिए होता है। लेकिन आप ये देख लें कि वो इतने ज़्यादा केसेस, 150-200 केसेस डेली उनके पास लगे होते हैं। इतनी ज़्यादा केसेस की भरमार की वजह से उन्होंने जिन केसेस का फैसला करना होता है वो भी नहीं वो कर पाते। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी जो इतनी लंबी चौड़ी एडवर्टीजमेंट पे वो अरबों रुपया, खरबों रुपया लगाते हैं, हमारे यहाँ अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। इस वक्त जो जजेस काम कर रहे हैं उसके मुकाबले में कम से कम 4 गुना मज़ीद जजेस होने चाहिए। हमारे नौजवान वकला जो हैं माशाल्लाह मेहनती भी हैं और बड़े डेडिकेटेड भी हैं, और जिस दौर में ये हमारे नौजवान नस्ल परवान चढ़ रही है, इनका एक्सपोजर हमसे बहुत बेहतर है। इसलिए हमें इनसे सीखना चाहिए। हम ये तो कहते हैं कि तुम सीनियर्स का एहतराम करो, सीनियर की इज़्ज़त करो, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अगर हमारा जूनियर कोई केस लेकर आ गया है तो उसमें से उसको भी कुछ दे दें, उसको वैसे भी उसकी जो है ना वो दिलजोई करें कि वो प्रोफेशन छोड़कर भाग ना बेचारा जाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है 5-6 साल बाद डिसहार्ट हो जाते हैं, जिनके वालिदैन जजेस वकला हैं या जजेस हैं, चचा वकील है, वो तो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन आम नौजवान जो जिसके फैमिली में पहले इस प्रोफेशन से लोग नहीं होते, उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो हीरो बनकर निकलने वाला यूनिवर्सिटी से नौजवान ज़ीरो क्यों महसूस करने लगता है? इधर से भी उसको परेशानियाँ, उधर से भी परेशानियाँ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी इस कैबिनेट को, जनाब प्रोफेसर अतीक अहमद खान साहब को, कि इन्होंने इस साल कुछ स्टाइपेंड का भी अरेंज किया यंग लायर्स के लिए। बेशक बहुत थोड़ा सही, ये आगाज़ है। आगाज़ में इस तरह का जो सिलसिला है, कम से कम सिलसिला शुरू तो स्कॉलरशिप दिया जाए। बस इसमें यह है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना होने पाए। तो मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता चलूँ कि लीगल एथिक्स जो हैं वो ये हैं कि जो अदालती अमला रिश्वत ले उसके साथ फिर किस तरह निपटा जाए। इस हवाले से हमारी लीगल एथिक्स हमें क्या कहती हैं? क्या हम उसकी जो है वो एप्लीकेशन सीनियर सिविल जज को दें, चीफ जस्टिस को दें? तो क्या हम समझते हैं कि इन एप्लीकेशन से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्यों जनाब, ऐसा कोई फ़र्क पड़ता है कभी? तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग जो है ना वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाए और शीशे तोड़ दें। लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा कि बशर बेचैन हो तो इनकलाब आया ही करते हैं। मैं बिल्कुल कंडेम कर रहा हूँ शीशे तोड़ने वाले वाक़े को, लेकिन एक बात याद रखें, जिस तरह का सिस्टम ये बना दिया गया है, आप जाकर अहमद रीडर का लिविंग स्टैंडर्ड देख लें, उनके पास जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ हैं वो देख लें, उनकी लिविंग देखें, उनके बच्चों का देखें स्कूल सिस्टम क्या है, और हमारी मेजॉरिटी जो है 80% वकला का लिविंग स्टैंडर्ड देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो हम पहले कुछ डिलीवर तो करें। मांग रहे हैं हमारा अलमिया ये है कि हम सब अपना हक मांगते हैं। तो अदलिया जो है, मातहत अदलिया जो है, डिस्पोजल तो करे। हर वकील, हर चीफ जस्टिस जब रिटायर होता है तो जाती दफ़ा कहता है कि जी निज़ाम अदल का बेड़ा गर्क हो चुका है, अदल माशरे में बिल्कुल नहीं रह गया, बहुत बुरे हालात हो गए हैं। लेकिन करके क्या जाता है वो मातहत अदलिया के लिए? वही सूरत हाल है, इतने ज़्यादा केसेस और जजेस बेचारे बैठे हुए हैं परेशान कि वो एक केस पढ़े एक छोड़े, इसलिए वो फिर समझते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, तारीख पे तारीख देनी चाहिए। 5-6 साल आम केस को लगा देते हैं। मेंटेनेंस के केसेस में 2-2 साल लग रहे हैं, बच्चों के मेंटेनेंस के केसेस में। तो मेरे दोस्तों, ये मैं आपकी खिदमत में टॉपिक जो भी है लीगल एथिक्स या कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, वो मैं समझता हूँ आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे सर का ताज हैं, नौजवान हैं, माशरे से अमाहंग हैं, माशरे में जो कुछ हो रहा है उसका आपको मुझसे ज़्यादा एक्सपोजर है।
आप अपने वालिदैन की उम्मीदों का सहारा हैं। आप किसी के ज़िम्मे अपनी वालदा की दवाई है, किसी के ज़िम्मे वालिद की दवाई है, किसी ने अपनी बहन के जो है वो हाथ पीले करने हैं। लेकिन इस सिस्टम में आकर 8-10 साल गुजारने के बाद किस काबिल कोई होता है कि वो अपना कोई बंदोबस्त कर सके। और फिर भी जो है वो बुरे जो हैं वो यही काले कोट वाले क्यों होते हैं? वजह ये है कि हमारे यहाँ माफियाज ने, चंद फीसद लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में इसको कैमोफ्लेज किया हुआ है। उन्हीं को बड़े बड़े केसेस मिलते हैं, वही पेश होते हैं, रिलीफ भी उनको मिलता है। ये बातें मैं ऑन फ्लोर कह रहा हूँ, इस मामले में मुझे कोई नहीं है, मैंने अपने रब को जान देनी है, मैंने यहाँ अपने जो मैं समझता हूँ वो मैं कह रहा हूँ। तो अगर हम अब देख लें, एक जो कंपनीज के लिए एक लीगल एडवाइज़र की शर्त है, अगर हर कंपनी के पास एक एक लीगल एडवाइज़र लाजमी आ जाए तो फिर सबको रोज़गार मिल जाएगा ना। यहाँ पर जो सीनियर्स लोग हैं, बड़े चैम्बर्स हैं, उनके पास 100 जो है ना एडवाइजरियाँ हैं। फिर हम तकाजा करते हैं कि प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए। पहले पेट में रोटी होगी तो फिर प्रोफेशनल कंडक्ट की बात होगी ना। तो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन के साथ निज़ाम नहीं चल सकता। ये बोसीदा निज़ाम होता चला जा रहा है, लोगों का एतबार अदालती निज़ाम से उठता चला जा रहा है। लोग हमें देखकर डरते हैं कि यार इसको केस दिया तो ये हमें कहीं बेच ना जाए। मैं आपस में बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं कर रहा हूँ। कहते पता नहीं है सानू किसी और ना मिल जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि सारे वकला ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इतना वो कैमोफ्लेज किया हुआ है कि वो प्रोफेशनल कंडक्ट जिसकी हमें तालीम दी जाती है उसके ऊपर वो खुद अमल नहीं करते। तो जनाब, यहाँ पर मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि हमें अपने सीनियर्स का भी एहतराम है, जूनियर से भी मोहब्बत है, लेकिन जिन माशरों में समाजी और माशी इंसाफ नहीं हुआ करता वहाँ पर आप ज़बानी जमा तफरीक से एक सिस्टम को ज़्यादा अरसे तक नहीं प्रोलांग कर सकते। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है लीगल एथिक्स कि जनाब हमने लीगल एथिक्स का पेपर पढ़ के तो हम पास हुए थे LLB में। असल चीज़ है इसे हमने अपने ऊपर नाफज करना है। वो कैसे नाफज करें? यतीमों को नहीं पाला, हवारी पाल रखे हैं। अमीरे शहर ने कुत्ते शिकारी पाल रखे हैं। बात हक की है। सबके पास जब तक समाजी और माशी निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, सबको रोज़गार मुयस्सर नहीं होगा। अब देखें, एक बंदा 17 साल तालीम हासिल करने के बाद भी अगर उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही लायर को, बेचारे को, तो आप उससे किस तरह के कंडक्ट की रखते हैं? आप वो जाएगा जब अदालत में देखेगा एलमत का सलूक, वो देखेगा रीडर का सलूक। आप यहाँ से बैलफ को भेजें, वो जाके वहाँ फ़ोन करेगा जितने पैसे देंगे तो मैं आपका काम करूँगा, वरना मैं वापस आ रहा हूँ। वेयर इज़ जस्टिस इन लॉयर जुडिशरी? तो दोस्तों, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ लीगल एथिक्स जो है वो हमने प्यार मोहब्बत नहीं करना, दूसरी तरफ से भी प्यार मोहब्बत होना चाहिए, दूसरी तरफ से भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी, हम इसलिए जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं कि सब कुछ सामने होता है और वो जो खुद जो मर्ज़ी करते रहें उनकी तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देखता। वो कहते हैं ना कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरम कर दिया। तो इन हालात में ज़रूरत इस अमर की है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ रजू करना होगा। सिर्फ हमने ज़बानी कलामी मुसलमान नहीं बनना, अपनी ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। खुतबा हुज्जतुल विदा जो इंसानी हकूक़ का बहुत बड़ा चार्टर है, जिसमें खुद एहतसाबी की बात की गई है, उफ़ो दरगुज़र की बात की गई है और औरतों के हकूक़ की बात की गई है, वरासत की बात की गई है। हमें जब हम अपने गिरदो पेश के साथ, अगर हम अपने बेटे बेटी बहन भाई वालदैन दोस्तों के साथ अच्छा कंडक्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर हमें लीगल एथिक्स जो है ना वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लीगल एथिक्स तो हमें
जो है वो हमने कुरान मजीद में या नमाज में हमें सब कुछ पहले ही हमने सीखा हुआ है। असल चीज़ है कि एनवायरनमेंट देखें, एक शख्स आपको पत्थर मार रहा है तो क्या लीगल एथिक्स ये है कि आप खामोशी से उसके पत्थर खाते रहें? इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसका पत्थर का पत्थर से जवाब दें, लेकिन स्टेटस को तोड़कर अगर हम नौजवान वकला से चाहते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें सीनियर्स की, तो हमें ये भी चाहिए कि नौजवान लायर्स को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, उनके मामलात को देखें कि उन्हें कहाँ कहाँ से परेशानी आ रही है। और जो साइलीन हैं उन्होंने तो पूछना ही वकील साहब को होता है, जज को तो जाकर उन्होंने कहना नहीं है कि जनाब हमारे केस का फैसला जल्दी करो। तो वकील ने एक अपने साइल को जवाब देना है, एक अपने रब को जवाब देना है, और जज साहब जो है वो कहेंगे जी मेरे पास तो केसेस ही बहुत है, मैं कैसे इतनी जल्दी डिस्पोजल करूं। तो इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, बिल्डिंग्स बड़ी हों हमारे पास जहां पर अमला बड़े आराम से अपना काम कर सके। जजेस के पास अमला बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उनके पास अब देखें एक स्टेनो चला जाता है 10-10 दिन के जो फैसले ही नहीं लिखे जाते। और वहाँ पर आप बताएं हमारी लीगल एथिक्स कहाँ करेगी कि हम जाएं उसे प्यार करके गए सर केस नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, आपका स्टेनो छुट्टी पर है, हम फिर आ जाएंगे। मसला ये है कि फ्रंट लाइन पर तो खड़ा है वकील, तो उसको तो वही एथिक्स जो हैं उसके लिए होंगी कि उसको उधर से भी रिस्पांस, देखें ये ड्यूअल है, अगर उधर से कुछ हो रहा है तो हमने उसका रिस्पांस फिर देना है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कि हमने छोटों से मोहब्बत करनी है, बड़ों का एहतराम करना है, रिज़्क़े हलाल कमाना है, और जो हदूद क़यूद इस्लाम ने हमारे लिए मुतय्यन कर दी हैं अगर उस पर हम अमल पैरा होते हैं तो सारी लीगल एथिक्स उसके अंदर आ जाती हैं, हर तरह की एथिक्स आ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ अपने इस फोरम के थ्रू, जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब प्रोफेसर अतीक अहमद साहब का, राना साहब का, कि उन्होंने मुझे ये फ़ोरम दिया, इस फ़ोरम पे खड़ा किया, कि हम इस फ़ोरम के थ्रू ये अर्ज़ करना चाहते हैं अपनी आला अदलिया से कि खुदारा मतहत अदलिया की तरफ नज़र दोहराएँ। वहाँ उनके पास अमला कम है, उनके पास सहूलतें बहुत कम हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास नौजवान वकला बहुत हैं जो सिविल जज बन सकते हैं, 4-5 गुना सिविल जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, डिस्पोजल ज़्यादा की जाए। नौजवान वकला के लिए जो है वो स्कॉलरशिप का हुकूमती सतह पर जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए। अगर 6 लाख 7 लाख रुपए की सीडी ख़रीदी जा सकती है, LCD ख़रीदी जा सकती है, तो एक नौजवान वकील को 25-30 हज़ार रुपये माहाना देने के लिए भी हुकूमत के पास फ़ंड होने चाहिए। और ये बहुत बड़ा मामला है। हमारा अलमिया ये है कि हुक्मरान अशराफिया ने यरगमाल बना रखा है हमारी 96-97% पॉपुलेशन को, और वो ऊपर बैठकर जो फैसले करते हैं अवाम बेचारी जो है उसके अंदर जो है ना वो उसको भुगतना पड़ते हैं। आप देख लें अमीर तर, गरीब तर, सोशल स्ट्रक्चर देख लें, हमारा समाजी और माशी निज़ाम देख लें, इसी से फिर मसाइल पड़ते हैं। इसलिए जो आपकी खिदमत में गुजारिशात मैंने करने की कोशिश की हैं, इसमें 2 आर्टिकल मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, आप इसे देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। और मेरा इसमें मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और इसके साथ साथ देखें तकरीरों से मामलात नहीं चला करते जब तक मटीरियलाइज कोई चीज़ ना हो, तो इसलिए हमें अमली कदम उठाने चाहिए। इस हवाले से हमारी ये कैबिनेट बड़ी जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि हमारी इस कैबिनेट ने जो है वो कंक्रीट काम किए हैं। और प्रोफेसर अतीक अहमद ख़ान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, राना अमजद साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे भी अपने जज्बात का इजहार करना है। लेक्चर मैंने क्या देना है, लेक्चर हम हर वकील, एक वकील से अच्छा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कोई नहीं हो सकता, एक वकील से अच्छा बोलने वाला और कौन हो सकता है। मैं तो सिर्फ आपको अपना हाले दिल सुना रहा हूँ कि स्टेटस को तोड़ना होगा। ये जमूद जो तारी हुआ है, 25-30 साल बाद केसेस का फैसला होगा तो लोग फिर इन अदालतों को बददुआएं देंगे। अगर हमें बददुआएं देंगे तो जजेस को भी साथ ही मिलेंगी, वो कोई हमसे अलहदा नहीं है, हुक्मरानों को भी मिल रही हैं।
मैंने आवाज़ उठाई तो है जुल्म के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़, लेकिन आवाज़ तो आवाज़ है और बेमैनी है एक दस्ते हकारा के बगैर। हाथ उठाने की मुझको तौफीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं। ऐ मेरी दुल्हने आज़ादी अफ़कारो शऊर, तेरे होंठों पे मैं भाले से लगाता सुर्खी, नोकनेज़ा से उठाता तेरा घूंघट, लेकिन अपने बूटों पे जमी धूल से तेरी पलकों को सवारूं, लेकिन मेरे अफ़ाल में अक़वाल की तस्दीक नहीं। मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं तो फिर क्या है? हाथ उठाने की जो मुझको तौफीक नहीं तो फिर क्या है? एक दिन आएगा हालात बदल जाएंगे, जुल्म के बुत मेरे हाथों पिघल जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। किसी की अगर कोई दिल शिकनी हुई हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।